नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। तो आज बात करेंगे कि भारत की आज़ादी के बाद जब संविधान बन गया 1950 में, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये बात रखी गई कि कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए। और जब हिंदू कोड बिल पास हुआ उस समय भी, उससे पहले भी हो सकता था, उस समय भी कोई इंडियन कोड क्यों नहीं बना या कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं बना। कॉमन सिविल कोड से नाम से परेशानी हो किसी को तो इंडियन कोड बनना चाहिए था जो हर भारतीय पर लागू होता, क्यों नहीं बना? उसकी वजह है वो कोई ऐसे ही नहीं हुआ, योजनाबद्ध ढंग से उसको रोका गया। उसके बारे में आप उस समय की सरकार की राय सुनेंगे, सरकार के मुखिया की राय सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज़ादी के साथ ही हिंदू विरोध का एजेंडा, हिंदू विरोध का जो प्रोजेक्ट था वो शुरू हो गया था और उसमें हिंदू कोड बिल उसका एक जरिया था। ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज में सुधार का बहुत बड़ा जो है उनको लगता था कि होना चाहिए और बड़ा कमिटमेंट था। जिसका हिंदू धर्म पर ही विश्वास ना हो, हिंदू धर्म के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं हो, वो उसमें सुधार की बात क्यों करेगा? क्यों किया ये बताऊंगा। और ये भी कि क्यों इंडियन कोड नहीं पास हुआ या कॉमन सिविल कोड नहीं पास हुआ, कौन लोग समर्थन में थे, कौन विरोध में था। तो नेहरू के आसपास जितने थे, जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके आसपास उनकी पूरी मंडली जो है इसके समर्थन में थी। कुछ लोग इच्छा से समर्थन में थे और कुछ लोग मजबूरी में चुप थे। तो जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध, तो वो भी अपराधी हैं हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के मानने वालों के वो भी अपराधी हैं जो उस समय चुप रहे, बोले नहीं। जो विरोध का स्वर उठा था उस स्वर में स्वर नहीं मिलाया। तो विरोध में सबसे आगे कौन था? देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एनसी चैटर्जी जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। और आप लोगों में से बहुत से लोग शायद न जानते हों कि एनसी चैटर्जी के ही बेटे सोमनाथ चैटर्जी जो यूपीए सरकार में लोकसभा के अध्यक्ष रहे और सीपीएम के वरिष्ठ नेताओं में थे, जिन्हें बाद में सीपीएम ने निकाल दिया कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा नहीं दिया जब सीपीएम ने सरकार से समर्थन वापस लिया। उसके अलावा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सनातन धर्म के स्तंभों में से एक करपात्री जी महाराज। करपात्री जी के बारे में बहुत से लोग शायद न जानते हों। लंबे समय तक हिमालय की गुफाओं में उन्होंने तपस्या की थी, सिद्ध पुरुष थे और उनका सम्मान सनातन धर्म में कितना था और उनका दर्जा कैसा था, इस बात से सिर्फ अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब चारों शंकराचार्यों के चयन का मुद्दा आया तो जिन लोगों को ये जिम्मा दिया गया उनमें करपात्री जी भी थे। करपात्री जी ने ही गो हत्या के विरोध में आंदोलन चलाया, संसद पर प्रदर्शन किया जिसमें फायरिंग हुई और बहुत से साधु मारे गए। उसी समय करपात्री जी ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था। उसके बारे में मैं वीडियो पहले बना चुका हूं तो उसका जिक्र अब इस समय ज़्यादा नहीं करूंगा। लेकिन ये ऐसे लोग थे जिनकी समाज में मान्यता थी। जिस समाज में बदलाव होने जा रहा था उस समाज के कर्णधारों में थे ये लोग। दूसरे हिंदू संगठन जो बाहर थे वो भी इसका विरोध कर रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन ये ऐसे लोग थे जिनकी सनातन समाज में सुनवाई होती थी, जिनको सनातन समाज के लोग सुनते थे, मानते थे, उनके रास्ते पर चलते थे। ऐसे लोगों की बात नहीं सुनी नेहरू और उनके साथियों ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये मेरी कल्पना के परे है कि कोई सरकार और कोई संसद कोई इतना बड़ा मौलिक परिवर्तन वाला कानून कैसे पास करने पर विचार कर सकती है या उसके लिए विधेयक ला सकती है जिस पर उसको जनादेश न मिला हो। उनके दो मुख्य रूप से ऐतराज़ थे। एक कि जिस समय सरकार जो है ये विधेयक पास करने की, कानून बनाने की कोशिश कर रही है, उसको इस मुद्दे पर जनादेश नहीं मिला है। देश के कानून और समाज में इतने बड़े परिवर्तन का अगर कानून बनने जा रहा है तो वो जनादेश के बाद ही होना चाहिए। और उन्होंने कहा ये सब कुछ हो रहा है
लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर। तो 1955 और 56 में ये जो है कानून पास हुए, 4 विधेयक पास हुए। पहला था हिंदू मैरिज एक्ट, दूसरा हिंदू सक्सेशन एक्ट, तीसरा था हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, और चौथा था हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये 4 विधेयकों के जरिए कानून बनाकर हिंदू समाज का जो उनकी रीति रिवाज थे, जो भी परिपाटी चली आ रही थी, सब कुछ बदल दिया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 2 विरोध थे। एक, उन्होंने कहा 1957 में चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा के चुनाव में आप इस मुद्दे को लेकर जाइए, मैंडेट लेकर आइए, उसके बाद कानून बनाइए। वो कानून बनाने की संसद की या सरकार के अधिकार पर सवाल नहीं उठा रहे थे। वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि बिना जनादेश के इतना बड़ा कानून आप कैसे बना सकते हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि हमने अपना संविधान ज़्यादातर लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जो परिपाटी परंपराओं पर चलता है, ट्रेडिशंस और कन्वेंशंस पर चलता है। उस ब्रिटिश संसद ने एक छोटा सा परिवर्तन करने के लिए जो पर्सनल लॉ में बहुत लंबा समय लिया। और परिवर्तन क्या था कि पत्नी के निधन के बाद पत्नी की बहन से शादी की जा सकती है, इसका कानून बने। और सांसदों का मानना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सांसदों का मानना था, ये इस कानून से हमारे जो वैवाहिक जीवन का है, समाज और कानून, वो चलता है, लोगों का जीवन प्रभावित होता है। इस पर इतनी जल्दबाजी में और इस तरह से फैसला नहीं हो सकता। इस छोटे से परिवर्तन के लिए ब्रिटेन, लेकिन नेहरू जो हर बात में ब्रिटिश कन्वेंशंस को फॉलो करते थे, उनका उदाहरण देते थे, उन्होंने इसको नहीं माना, नहीं सुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दूसरा ऐतराज़ था कि ये भेदभावपूर्ण है। उनका कहना था सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं होना चाहिए, अगर कोड बन रहा है तो देश के सभी नागरिकों के लिए होना चाहिए, यानी कॉमन सिविल कोड होना चाहिए या इंडियन कोड होना चाहिए। ऐसा कानून हो जो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। और उन्होंने सरकार को धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो राष्ट्रपति को संविधान से जो अधिकार मिला हुआ है कि किसी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर वो संसद को संबोधित कर सकते हैं, मैं उस अधिकार का प्रयोग भी करूंगा। उससे पहले वो चिट्ठी लिख चुके थे प्रधानमंत्री को कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अधिकारों के बंटवारे का जो है वो स्पष्टीकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा हमारी तुलना जो है, हमारे देश के संविधान में राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन की महारानी या महाराजा से नहीं हो सकती है, क्योंकि वो निर्वाचित नहीं होता है, राजा या महारानी। वो जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जन्म से चलता है। यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के जरिए हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति और ब्रिटेन की महारानी, इन दोनों की तुलना नहीं करनी चाहिए, इसलिए राष्ट्रपति के अधिकार ज़्यादा होने चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ये जो एम्बिग्विटी थी, इसको दूर करने के लिए बाद में संविधान में संशोधन किया गया और ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति अगर एक बार कोई विधेयक उनको लौटाने का अधिकार है, पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार है, लेकिन दूसरी बार मंत्रिपरिषद भेजेगी तो वो दस्तखत करने के लिए बाध्य हैं। तो उसी पर उन्होंने कहा कि फिर राष्ट्रपति की मंजूरी की ज़रूरत ही क्या है? अगर राष्ट्रपति पहले से ही तय है कि राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही है, तो फिर राष्ट्रपति से मंजूरी लेने का कोई मतलब नहीं है। लंबी चिट्ठी लिखी, उस पर अटॉर्नी जनरल जो है उससे राय ली जवाहरलाल नेहरू ने, और अटॉर्नी जनरल ने जो बातें कहीं उससे सहमत नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उन्होंने विवाद को आगे बढ़ाया नहीं। इस सब के बीच में तमाम लोगों के कहने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू इस बात पर विचार करने को भी तैयार नहीं थे कि कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए। जिस कॉमन सिविल कोड की बात भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखी हुई थी, जिस संविधान को बनाने में नेहरू जी का बड़ा योगदान था, बड़ी भूमिका थी, इसके बावजूद वो मानने और सुनने को तैयार नहीं। मतलब करना न करना तो बाद की बात थी, वो इस पर चर्चा भी करने को तैयार नहीं थे। बहुत से विशेषज्ञों ने कहा कि नेहरू इंडियन कोड लाने का साहस नहीं दिखा सके, लेकिन वास्तविकता ये है
कि साहस की कमी की वजह से इंडियन कोड नहीं आया, बेईमानी की वजह से नहीं आया, पक्षपात की वजह से नहीं आया, भेदभावपूर्ण तरीके से काम करने की वजह से नहीं आया और मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से नहीं आया। नेहरू को पता था कि अगर कॉमन सिविल कोड आएगा तो उससे मुस्लिम वोट जो है उसके चले जाने का खतरा है, मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे। तो उलेमाओं ने जो हुक्म दिया उसको मान लिया नेहरू ने। उलेमाओं ने कहा कि भारतीय संसद को मुस्लिम पर्सनल लॉ में परिवर्तन करने का, संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है, और नेहरू ने इसको जस का तस स्वीकार कर लिया। नेहरू ने कहा हिंदू कोड बिल पर चर्चा में, उनका इस पर इतना विवाद हो रहा है कि ये प्रतीक बन गया है हमारे समाज में प्रगतिशीलता और प्रतिक्रियावाद का। तो उनकी नज़र में कॉमन सिविल कोड की मांग करना प्रतिक्रियावाद था और हिंदू कोड बिल लाना ये प्रगतिशीलता का उदाहरण था। उन्होंने कहा इस बिल के पीछे आज़ादी की भावना है, स्वतंत्रता की भावना है, खास तौर से हिंदू समाज की महिलाओं के लिए जो सदियों से रीति रिवाजों की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं, उनकी मुक्ति के लिए है ये हिंदू कोड बिल। लेकिन जब ये बात कह रहे थे जवाहरलाल नेहरू, तब उनको एक मिनट के लिए भी ख्याल नहीं आया कि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति इससे भी बदतर है। 3 तलाक, बहुविवाह, हलाला, तमाम तरह की बुराइयां जो मुस्लिम समाज में हैं, उनकी ओर उनकी देखने की या तो हिम्मत नहीं हुई या उनकी नीयत नहीं थी। दूसरी बात ही ज़्यादा ठीक लगती है। और जब ये उलेमा नेहरू से कह रहे थे कि शरिया में या मुस्लिम पर्सनल लॉ में संशोधन करने का अधिकार भारतीय संसद को नहीं है, ये कोई भी भारतीय नागरिक या कोई समुदाय भारत का जिसके लोग उसके नागरिक हों कैसे कह सकता है कि भारतीय संसद को कानून पास करने का अधिकार नहीं है। लेकिन नेहरू ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया, कोई सवाल नहीं उठाया। उनसे ये भी नहीं, भले ही उन्होंने कॉमन सिविल कोड भले ही ना लाए हों, लेकिन ये भी कहने की हिम्मत नहीं की कि आप ये गलत कह रहे हैं, भारत की संसद को इस तरह का कानून पास करने का अधिकार ही नहीं है। आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग बात थी, लेकिन इस बात को भी उन्होंने चुनौती नहीं दी कि भारत की संसद को इसका अधिकार नहीं है। जबकि उसी समय ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, इन दोनों ने अपने अपने देशों में शरिया में परिवर्तन किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ में संशोधन किया। वो कर सकते थे, नेहरू करने को तैयार नहीं थे। क्यों? उसका उन्होंने कारण बताया। लेकिन उससे पहले एक विशेषज्ञ, ज्यूरिस्ट और स्कॉलर ए फैज़ी, बड़े नामचीन थे, उन्होंने कहा इस समय भारत में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, शरिया लागू है, वो ब्रिटिश कानून के समानता के सिद्धांत के आधार पर उसमें परिवर्तन हो चुके हैं। ये सदियों से चलता आ रहा है, इसलिए इसने डिक्री का रूप ले लिया है, यानी न्यायिक निर्णय का रूप ले लिया है, ऐसी व्यवस्था बन गया है। लेकिन उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही है, उन्होंने कहा कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है या शरिया है जिसका पालन भारत के मुसलमान करते हैं, वो अपने मूल रूप से भिन्न है, अलग है, उसका मूल स्वरूप खत्म हो चुका है। और आखिर में उन्होंने कहा ये कानून की ऐसी व्यवस्था है जिसमें संशोधन किया जा सकता है। मुस्लिम स्कॉलर और ज्यूरिस्ट कह रहे हैं संशोधन किया जा सकता है, उलेमा कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है। नेहरू ने बात किसकी मानी? उलेमाओं की। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा चल रहा था। और आगे उन्होंने जो तर्क दिया कि क्यों वो कॉमन सिविल कोड नहीं ला रहे हैं, मुसलमानों के जो पर्सनल लॉ है उसके बारे में कानून नहीं ला रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं और कोई बहुसंख्यक उनके बारे में कानून बनाए ये ठीक नहीं होगा। तब तक उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए जब तक कि मुस्लिम समाज खुद न चाहे। अब आप देखिए, मुस्लिम समाज के ज्यूरिस्ट स्कॉलर कह रहे हैं, जो धर्म के जानकार हैं वो कह रहे हैं, जो कानून के भी जानकार हैं वो कह रहे हैं, लेकिन नेहरू नहीं सुन रहे। और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनको कब और कैसे पता चलेगा कि मुस्लिम समाज ये परिवर्तन चाहता है। उन्होंने इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया
कि ऐसा होगा, इस तरह की मांग होगी, ये संस्था मांग करेगी, तब हम मानेंगे कि मुस्लिम चाहते हैं, तब परिवर्तन करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि वो चाहते नहीं थे। उनके मन में पहले से स्पष्ट था कि केवल हिंदू कोड बिल लाना है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि मुसलमानों को, जो पाकिस्तान की मांग करने वाले थे, दो राष्ट्र के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, वो समर्थक थे, वो उनमें से ज़्यादातर भारत में रुक गए और उनको मालूम था कि इनको वोट बैंक स्थायी रूप से बनाया जा सकता है अगर इनका तुष्टीकरण किया जाए। वही किया नेहरू ने। अब आप देखिए कि नेहरू के समर्थन में इतिहासकारों की एक फौज थी, जो नेहरू के मन मुताबिक, जो नेहरू की इमेज बनाने के लिए, उनको डेमोक्रेट दिखाने के लिए, सेकुलर दिखाने के लिए और प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए इतिहास का लेखन कर रहे थे, जिनको भारतीय समाज के, भारतीय राजनीति के दूसरे बड़े नेताओं से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कोई लेना देना नहीं था। उनकी नज़र में नेहरू, नेहरू और सिर्फ नेहरू थे। नेहरू को कैसे आगे बढ़ाया जाए, नेहरू की छवि कैसे चमकाई जाए, इसके उदाहरण आपको बीसियों मिलेंगे। सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ। बड़े इतिहासकार हुए हैं विमल प्रसाद। उन्होंने लिखा है कि बड़े दुख की और बड़े अफसोस की बात है, बड़ी चिंता की बात है कि जवाहरलाल नेहरू को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। अब आप देखिए, वो कोई मेरिट देखने को तैयार नहीं है। उन्होंने नेहरू का विरोध किया, ये उन्होंने देखा। मुद्दे का विरोध कर रहे थे। इनमें से कोई नेहरू का विरोध नहीं कर रहा था। वो समानता की मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भारत के संविधान में जो लिखा है, जिसको हम सब लोगों ने मिलकर पास किया है, उसकी बात कर रहे थे कि उसके मुताबिक कानून बनना चाहिए। लेकिन इसको पेश किस रूप में किया गया कि ये नेहरू का विरोध कर रहे थे, और यहीं तक रुक गए होते तो भी शायद गनीमत होती। इससे आगे गए वो उन्होंने अब बताया कि क्यों ये लोग विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये सांप्रदायिकता के वायरस से ग्रस्त लोग हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल सांप्रदायिक थे, ये नेहरू के पाले पोसे इतिहासकार बता रहे हैं। तो इतिहास को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया, ये आप देखिए कि सिर्फ नेहरू थे आज़ादी के बाद उस जो सरकार बनी, उसमें जो प्रोग्रेसिव थे, जो धर्मनिरपेक्ष थे, जो डेमोक्रेटिक थे, बाकी ये सब अधिनायकवादी थे, प्रतिक्रियावादी थे, सांप्रदायिक थे और पुरातनपंथी थे। इस रूप में हमारे आज़ादी के नायकों को पेश करने की कोशिश हुई। इस रूप में और नेहरू ने तो जो उनको डेमोक्रेट बताते हैं, जो उनको बताने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कायल थे, उसके 20 उदाहरण हैं। इसके उलट एक उदाहरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देता हूँ। आम लोगों की बात छोड़ दीजिए। भारत के राष्ट्रपति 28 नवंबर 1960 दिल्ली में लॉ इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग बनने जा रही थी, भवन बनने जा रहा था, उसका शिलान्यास था। उस कार्यक्रम में गए। यहीं पर उन्होंने कहा फिर से कि ब्रिटिश मोनार्क और भारत के राष्ट्रपति की तुलना नहीं हो सकती है। दोनों के अधिकारों में, दोनों के चयन में, दोनों की नियुक्ति में ज़मीन आसमान का अंतर है। भारत का राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन होता है और इम्पीचमेंट के जरिए उसको हटाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में उसकी व्याख्या करते समय ब्रिटिश कन्वेंशंस को शामिल करना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि दोनों की परिस्थितियां अलग हैं, दोनों का समाज अलग है, दोनों देशों का गठन रचना अलग है, दोनों देशों की मान्यताएं अलग हैं। ये आपको लगेगा कि इसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक बात तो थी नहीं। भारत के राष्ट्रपति हैं, वो बोल रहे हैं, जो उनको सही लग रहा है, जो उचित लग रहा है वो बोल रहे हैं, संविधान का हवाला दे रहे हैं, ब्रिटिश कन्वेंशन का हवाला दे रहे हैं। लेकिन नेहरू जी को ये बात पसंद नहीं आई। उस कार्यक्रम में जाहिर है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीपी सिन्हा भी थे। नेहरू जी ने उनको फ़ोन किया और कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये भाषण सर्कुलेट नहीं होना चाहिए।
और वो भाषण सर्कुलेट नहीं हुआ, वो पीआईबी से जारी नहीं हुआ। देश के राष्ट्रपति का भाषण रोक दिया गया, उसको दबा दिया गया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दोनों भूल गए कि संविधान में ये मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति की आज़ादी का और हर नागरिक को मिला हुआ है। राष्ट्रपति का कैसे छीन सकते हैं आप? लेकिन नेहरू ने किया, फिर भी वो डेमोक्रेट हैं, सबसे बड़े डेमोक्रेट हैं। तो हिंदू कोड बिल का मकसद हिंदू समाज में, सनातन समाज में किसी रिफॉर्म, किसी सुधार का नहीं था। वो मुसलमानों को बताना था कि हम तुम्हारी ज़्यादा चिंता करते हैं, हम हिंदुओं के खिलाफ कानून ला सकते हैं लेकिन तुम्हारे पर्सनल लॉ को हाथ नहीं लगाएंगे और किसी को लगाने भी नहीं देंगे। और वो चाहते थे और ये करने में वो कामयाब भी रहे। बहुमत था, बड़ा बहुमत था कांग्रेस पार्टी का। और उस समय 55-56 की बात हो रही, उस समय सरदार पटेल भी नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की राष्ट्रपति के रूप में अपनी सीमाएं थी, एक सीमा के बाहर नहीं जा सकते थे। और जो लोग साथ में थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल या करपात्री जी की राय से सहमत थे, उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि जहाँ गलत हो रहा हो वहाँ चुप रहना, ये जो अत्याचार कर रहा है उससे बड़ा अपराध है। आप सहमत हों, साथ हों, वो अपराध अलग है, गलत अगर हो रहा है। लेकिन अगर आप असहमत हैं और चुप हैं तो इसका मतलब आप उससे बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो इन्हीं अपराधों की कहानियों से भरा पड़ा है हमारा 75 साल का इतिहास। मुस्लिम पर्सनल लॉ में 3 तलाक का कानून बनाने के लिए एक नरेंद्र मोदी को आना पड़ता है 70, 72, 74 साल बाद। और कॉमन सिविल कोड लाने के लिए भी मोदी को ही लाया गया है। इस देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो कॉमन सिविल कोड के लिए भी है। क्यों है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात याद कीजिए कि आप ऐसे परिवर्तन, इतने बड़े परिवर्तन वाले, इतने बड़े बदलाव वाले कानून तभी ला सकते हैं जब आपके पास उसके लिए मैंडेट हो, जनादेश हो। बीजेपी की 2014, 2019, उससे पहले की बात छोड़ देता हूँ, 2014 और 2019 जब स्पष्ट बहुमत दिया है देश के मतदाताओं ने, दोनों लोकसभा चुनावों के मैनिफेस्टो में कॉमन सिविल कोड है। तो सरकार को जनादेश प्राप्त है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये सरकार की कमजोरी समझी जाएगी, ताकत नहीं। अब मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉमन सिविल कोड ले आएंगे और उसमें बहुत देर नहीं होने वाली है, जल्दी ही आएगा। लेकिन आप सोचिए किस तरह से हिंदू समाज को बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश होती रही और कामयाब होती रही कोशिश। क्यों होती रही कामयाब? हमारे आप जैसे लोगों की चुप्पी से, हमारे आप जैसे लोगों की निष्क्रियता से, हमारे आप जैसे लोगों की इस भावना से या इस सोच से कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमारे ऊपर थोड़े है। जब तक व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं आता तब तक हम लोग कुछ सोचने को तैयार नहीं होते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।